we were discussing some GST entries, and we had discussed the entry for purchase of goods or assets. What is the entry? The purchases or asset account debit, and if there is GST, then input GST account debit to cash or bank account or the supplier. Yes. Similarly, at the time of sales, the entry is customer or cash or bank account debit to sales or asset to output GST account. Then we were discussing the entry for setting of GST. इसके साथ आप ब्रैकेट्स में लिख लो at the end of month. Entry is output GST account debit to input GST account. And we had discussed the amount will be input or output GST balance whichever is less. ठीक है, ये भी ब्रैकेट में लिख लो. With input oblique output GST balance whichever is less. Written? Yes, sir. Okay. Then after setting of GST at the end of the month, next entry immediately after setting of GST is for payment of GST to the government. इसमें आप लिख लो ब्रैकेट में बैलेंस इन आउटपुट जीएसटी इफ एनी. अगर आउटपुट जीएसटी में बैलेंस होगा तो ही पेमेंट की एंट्रीज आएंगी, अदरवाइज पेमेंट की एंट्रीज नहीं आएंगी. If no balance in output GST, then these entry will not be passed. जब लिख लेते हो तो yes बोल दिया करो, so I can proceed further. Yes, sir. तो एंट्रीज क्या है इसकी? फर्स्ट एंट्री इज आउटपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट टू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर अकाउंट, and the second entry is electronic cash ledger account debit to bank account. जैसे आपने बोला था कि पहले हम ECL में बैंक से ट्रांसफर करते हैं तभी वो हो सकता है पे, तो सर ये ऑर्डर 2, 1, 2 ऐसे ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए था? नहीं, ऑर्डर यही रहेगा. वो मैंने सिर्फ एक एग्जांपल लिया था आपको, पेटीएम का जैसे एग्जांपल दिया था मैंने आपको. ठीक है, ECL, लेकिन साथ में ये भी बताया था ECL इज नॉट एन ऑनलाइन वॉलेट. ठीक है, तो इसमें ऑर्डर एंट्रीज का यही रहेगा. ओके सर. यहाँ तक क्लियर? यस सर. ओके. नेक्स्ट इज परचेज रिटर्न. परचेज रिटर्न की क्या एंट्री होती है? हम जिसको सप्लायर और कैश अकाउंट डेबिट एंड टू परचेज रिटर्न. यस, हम जिसको परचेज गुड्स अगर हमने कैश में खरीदे थे या बैंक के थ्रू खरीदे थे, सो व्हेन वी विल रिटर्न द गुड्स वी विल गेट दैट कैश और बैंक अमाउंट बैक. ठीक है, सो कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड. बट इफ वी हैड परचेज दोज गुड्स ऑन क्रेडिट, देन वी विल डेबिट द सप्लायर, because supplier becomes the receiver now. At the time of credit purchases, we must have credited the supplier's account. Suppose हमने 20,000 के गुड्स क्रेडिट पे परचेज किए थे, तो हमने सप्लायर को 20,000 से क्रेडिट किया होगा परचेज के टाइम पे, राइट? यस सर. अब अगर हम 5,000 के गुड्स रिटर्न कर रहे हैं तो हम उसे 5,000 से डेबिट कर देंगे. इससे क्या होगा? सप्लायर के अकाउंट में अब कितना बैलेंस रह जाएगा? 15,000 जो अब रिमेनिंग अमाउंट हमने उसे पे करना है. ठीक है, सो अगर क्रेडिट पे खरीदे हुए गुड्स थे तो सप्लायर को डेबिट कर दो, अदरवाइज कैश में खरीदे थे तो कैश अकाउंट डेबिट,
बैंक से हमें पैसे वापस मिल रहे हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट। टू परचेज रिटर्न अकाउंट, क्योंकि हमारी परचेज का एक्सपेंस कम हो गया, सो टू परचेज रिटर्न अकाउंट। और अगर इनपुट जीएसटी डेबिट हुआ था परचेज के टाइम पे, तो अब क्रेडिट हो जाएगा प्रोपोर्शनेट अमाउंट। सपोज 20,000 के गुड्स हमने परचेज किए थे, उस पर 10% जीएसटी था, तो हमने इनपुट जीएसटी कितना डेबिट किया होगा उस टाइम? 2000. 2000। अब हम 5,000 के गुड्स रिटर्न कर रहे हैं, तो 5,000 का 10% कितना हुआ? 500. तो 500 अब हम इनपुट जीएसटी को रिवर्स कर देंगे, वापस क्रेडिट कर देंगे, ठीक है? क्योंकि ये गुड्स जब हमने, हमारा एक्सपेंस ही कम हो गया, तो इन पर जीएसटी भी अब हमने जो पे किया था वो वापस एडजस्ट होना है, मतलब पे करना था वो वापस एडजस्ट हो जाएगा। और वो जीएसटी अब हमने ना कस्टमर से कलेक्ट करना है, क्योंकि ना ये गुड्स अब बिकेंगे और ना हमने गवर्नमेंट को पे करना है। तो इस केस में इनपुट जीएसटी भी रिवर्स हो जाएगा। क्लियर? एक बार दोबारा बता दो। If we are returning any goods, then our expense is reducing. Yes or no? Yes, sir. तो जब एक्सपेंस रिड्यूस हो रहा है, तो उस एक्सपेंस पे जो हमने जीएसटी डेबिट किया था, हमारी कस्टमर की, सी जीएसटी क्या है? इट्स अ टैक्स ऑन कस्टमर। कस्टमर हमारा कब बनेगा कोई? जब हम उसे गुड सेल करेंगे। लेकिन हम परचेज के टाइम पे एडवांस में टैक्स एक तरह से पे कर देते हैं कि व्हेन दीज गुड्स विल बी सोल्ड, we'll collect the tax from the customer and deposit with the government after adjusting the tax we had paid at the time of purchase. यहां तक क्लियर? Yes, sir. अब जो गुड्स रिटर्न हो गए, उससे एक तो हमारा परचेज का अमाउंट ही कम हो गया, तो हमने उस टाइम जो जीएसटी डेबिट किया था वो भी अब रिवर्स होना चाहिए, क्योंकि परचेज का अमाउंट 20 से 15 रह गया, तो जीएसटी का अमाउंट भी तो 2000 से 1500 हो जाना चाहिए ना। Yes, sir. Okay, sir. क्योंकि ये गुड्स हमने वापस कर दिए हैं, तो ये गुड्स हम सेल नहीं करेंगे। सेल नहीं करेंगे तो कस्टमर से भी कलेक्ट नहीं करेंगे, तो फिर गवर्नमेंट को हम इन गुड्स पे टैक्स क्यों देंगे? नहीं देंगे। तो जो सप्लायर को हमने दिखाया था कि टैक्स पे करना है या पे कर भी दिया था, तो वो हम वापस ले लेंगे, रिवर्स हो जाएगा जब गुड्स वापस कर दिए तो। Okay, sir. ठीक है? सो टू इनपुट जीएसटी अकाउंट, रिटर्न दिस वन। Yes, sir. परचेज रिटर्न का ऑपोजिट सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न में गुड्स हमारे पास वापस आ रहे हैं, हमारी इनकम जो थी सेल्स की, इनकम कम हो रही है। इनकम कम हो रही है तो हम उसे करेंगे डेबिट। सो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। आउटपुट जीएसटी जो हमने क्रेडिट किया होगा सेल्स के टाइम पे, अब प्रोपोर्शनेट अमाउंट वापस डेबिट कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। सो आउटपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट। टू, अगर हमने क्रेडिट पे बेचे थे गुड्स, तो टू कस्टमर नाम आ जाएगा, जो भी कस्टमर का नाम होगा। नाम नहीं दिया होगा तो टू कस्टमर लिख देंगे। अगर नाम नहीं दिया लेकिन ये मेंशन्ड है कि क्रेडिट पे बेचे थे, तो टू कस्टमर। अगर कैश हम पे कर रहे हैं वापस, तो टू कैश अकाउंट। अगर बैंक के थ्रू हम वापस पैसे दे रहे हैं, तो टू बैंक अकाउंट। इज इट क्लियर? Yes, sir. रिटर्न? Yes, sir. ओके। नाउ नेक्स्ट इज एक्सपेंस विद जीएसटी। जब हम कोई एक्सपेंस पे करते हैं तो, या एक्सपेंस ड्यू हो जाता है, तब उसकी एंट्री क्या होती है? Sir, expense account debit and to cash account. पे कर दिया तो एक्सपेंस टू कैश या एक्सपेंस टू बैंक। अगर पे नहीं किया, ड्यू हो गया, तो एक्सपेंस डेबिट टू Sir, expense outstanding account. एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग। वेरी गुड। अब इसमें बस एक एडिशन आ जाएगी, अगर जीएसटी क्वेश्चन में दिया हुआ है तो इनपुट जीएसटी भी डेबिट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल रेंट अकाउंट डेबिट, इनपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्लियर? Yes, sir.
income with GST. When we receive an income, what entry do we pass? Suppose rent. Cash account debit. Cash account debit to rent account. Yes, cash account debit to rent received account, या bank account debit to rent received account. Or and if the rent is due but not received, then accrued rent account debit to rent received account. टू रेंट अकाउंट. रिसीव्ड नहीं लिखेंगे फिर उसके साथ क्योंकि मिला नहीं है. तो एंट्री हमारी वही रहेगी, कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट और एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट. अगर जीएसटी दिया हुआ है तो एडिशन हो जाएगी टू आउटपुट जीएसटी अकाउंट. क्लियर? यस सर. देन सर लेकिन जैसे जो एक्सपेंस विद जीएसटी में अगर हमने एक्सपेंस अभी मतलब पैसे नहीं दिए तो सर जीएसटी भी अभी नहीं देंगे तो वो अभी लिखते हैं, लेकिन क्योंकि वो ड्यू हो गया. बिल्कुल, क्योंकि एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या कहता है? शो द ट्रांजैक्शंस व्हेन दे बिकम ड्यू. तो एक्सपेंस ड्यू हो गया तो उस एक्सपेंस पे जीएसटी भी ड्यू हो गया. ऐसे ही इनकम एक्रू हो गई तो उस पर जीएसटी भी एक्रू हो गया. तो इसलिए साथ के साथ जीएसटी आ जाएगा इन एंट्रीज में. क्लियर? यस सर. नाउ नेक्स्ट इज कैश और गुड्स और एसेट्स यूज्ड बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज. इसको हम क्या कहते हैं? कौन सा अकाउंट? Yes, very good. Drawings account. So drawings account debit to purchases account. अगर goods पर्सनल यूज के लिए ले लिए हैं तो, फर्नीचर ले लिया है तो टू फर्नीचर अकाउंट, मशीनरी ले ली है तो टू मशीनरी अकाउंट. मींस जोन सा भी एसेट लिया है उसको क्रेडिट कर देंगे. एंड इफ जीएसटी रेट और अमाउंट इज आल्सो गिवन देन टू इनपुट जीएसटी. क्योंकि वो परचेज किए हुए गुड्स या वो एसेट अब सेल तो होना नहीं है तो उसका जीएसटी हमने सेट ऑफ तो कर नहीं सकते आउटपुट जीएसटी के अगेंस्ट, तो इसलिए उसके इनपुट जीएसटी को रिवर्स कर देंगे. ठीक है. नेक्स्ट एंट्री चैरिटी. चैरिटी मतलब सेल नहीं करना बट गुड वेलफेयर, सोशल वेलफेयर के लिए किसी को पैसे डोनेट कर देना या गुड्स डोनेट कर देना या कोई एसेट डोनेट कर देना किसी को. क्लियर? तो जब हमने कोई चीज डोनेट कर दी तो चैरिटी को हम एक्सपेंस की तरह ट्रीट करते हैं. सो चैरिटी अकाउंट डेबिट. अगर हमने बिजनेस गुड्स दे दिए हैं, डोनेट कर दिए हैं, सपोज आपका रेस्टोरेंट है और so suppose you have a restaurant and you have given free food to poor people. So that is an example of charity. Charity is an expense for the business. So charity account debit to purchases account. अगर हमने business goods दिए हैं, donate किए हैं तो to purchases account. अगर और कोई एसेट फर्नीचर बिल्डिंग वगैरह दिया है तो उसको क्रेडिट कर देंगे एंड जीएसटी रिवर्स कर देंगे to input GST account. Clear? Yes. Distributing goods as free samples. आपने नोटिस किया होगा कभी आप किसी मॉल में जाते हो या किसी मार्केट में जाते हो, sometimes they are distributing small sachets of new shampoos or new coffee or any new product being that has been launched. उसको टेस्ट करवा रहे होते हैं अगर खाने पीने की चीज है, या उसके फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं. किया नोटिस? यस सर. तो क्यों कर रहे होते हैं ऐसा? कोई भी फ्री में चीज कस्टमर्स अट्रैक्ट हो. यस, क्योंकि नई चीज है तो कस्टमर्स उसे खरीदने में हेजिटेट करेंगे, लेकिन अगर वही चीज उन्हें फ्री में मिलेगी तो फिर ले लेंगे ग्लैडली और यूज करके देखेंगे और अगर उन्हें अच्छी लगी तो रोज रोज तो फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट होंगे नहीं. देन नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स दे विल स्टार्ट बाइंग दैट थिंग. इसलिए ये एक तरह का एक्सपेंडिचर करती हैं कंपनीज या फर्म्स
अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, ठीक है, अपने प्रोडक्ट की सेल्स को प्रमोट करने के लिए. सो दिस इज एन एक्सपेंस. तो एंट्री क्या होगी? सेल्स प्रमोशन अकाउंट डेबिट, बिकॉज इट इज एन एक्सपेंस. टू परचेजेस, जो गुड्स परचेज किए थे वो कम हो गए, सेल भी नहीं हुए, तो परचेजेस को क्रेडिट कर देंगे और इनपुट जीएसटी को रिवर्स कर देंगे टू इनपुट जीएसटी अकाउंट. क्लियर? लेकिन इस केस में या चैरिटी वाले केस में तो जो हम जीएसटी जो हमने दे दिया तो वो तो हमें मिलेगा नहीं. हाँ, लेकिन उसे हम सेट ऑफ भी नहीं कर सकते ना. इनपुट जीएसटी में हम बैलेंस क्यों रखते हैं? क्योंकि हम उसे एसेट मानते हैं कि जब कलेक्ट करेंगे सेल के टाइम पे तो उसमें एडजस्ट हो जाएगा. बट ये वाले गुड्स तो अब सेल होने ही नहीं है. सेल होने ही नहीं है तो इनके आउटपुट जीएसटी के अगेंस्ट तो ये सेट ऑफ हो ही नहीं सकता. ठीक है, तो वो वाला इनपुट जीएसटी हमारा एक्सपेंस हो गया एक तरह से, तो हम उसे वापस कैंसिल कर रहे हैं टू इनपुट जीएसटी. ओके सर. ठीक है, लेकिन ये फ्री वाली चीजें ना अट्रैक्टिव बहुत होती हैं, लेकिन फ्री में कोई भी चीज मिले, लेकिन हमेशा बहुत केयरफुल रहना चाहिए, अवॉइड करनी चाहिए फ्री वाली चीजें. कई बार लोग फ्री में चीज ऐसी डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं जो हार्मफुल होती है. कोई जानबूझ के हमें या कुछ लोगों को हार्म पहुंचाना चाहता है तो वो फ्री में कुछ हार्मफुल चीजें डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं. तो वी शुड ट्राई टू अवॉइड taking or using any free things being distributed. Secondly, अगर कोई कंपनी आपको एक रिप्यूटेड कंपनी के फ्री सैंपल भी मिल रहे हैं तो भी आपको सोच समझ के उसे यूज करना चाहिए. अगर आपको ट्रस्ट है उस पे, ब्रांड पे या कंपनी पे या जो भी आपको दे रहा है वो फ्री सैंपल, ओनली देन यू शुड टेक इट एंड यूज इट. अदरवाइज ये फ्री की चीजें कई बार बहुत महंगी पड़ सकती हैं. क्लियर? सर. कई क्रिमिनल्स यूज करते हैं इस टेक्निक को कि फ्री में कोई चीज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, स्पेशली खाने पीने की, पब्लिक प्लेसेस में या बसेस में या ट्रेन्स में या किसी भी पब्लिक प्लेस पे. एंड व्हेन द पर्सन विल कंज्यूम दैट थिंग, विल फेंट और विल बिकम सिक, दे विल रन अवे विद हिज और हर मनी एंड बिलोंगिंग्स. तो थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए, फ्री वाली चीजें अवॉइड करनी चाहिए. नेक्स्ट इज लॉस ऑफ गुड्स और एसेट्स. सपोज कोई गुड्स या कोई एसेट बिकॉज ऑफ फायर और बिकॉज ऑफ फ्लड्स और बिकॉज ऑफ अर्थक्वेक और बिकॉज ऑफ एनी अदर रीजन डिस्ट्रॉय हो जाता है या डैमेज हो जाता है, तो फर्म का लॉस हो जाता है. लॉस को हम क्या करते हैं? डेबिट. डेबिट. तो हम करेंगे लॉस बाय रीजन अकाउंट डेबिट. रीजन नहीं लिखना, जो एक्चुअल रीजन होगा वो लिखेंगे इसकी जगह. फॉर एग्जांपल लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट या लॉस बाय फ्लड अकाउंट डेबिट या लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट. तो जो भी रीजन होगा वो लिख देंगे. ठीक है. टू परचेजेस अकाउंट, अगर गुड्स डिस्ट्रॉय हुए हैं तो टू परचेजेस अकाउंट हो जाएगा. अगर फर्नीचर का लॉस हुआ है तो टू फर्नीचर अकाउंट हो जाएगा. बिल्डिंग का लॉस हुआ है तो टू बिल्डिंग अकाउंट हो जाएगा. सो टू परचेजेस और एसेट अकाउंट एंड टू इनपुट जीएसटी अकाउंट. जीएसटी को रिवर्स कर देंगे. यहां तक क्लियर? यस सर. अब एक एग्जांपल लेके चलते हैं. सपोज हमारे गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए, लेट अस से 20,000 रुपीज के. ठीक है, हम क्या एंट्री करेंगे? और वो डिस्ट्रॉय हुए लेट अस से बाय फायर, तो हम क्या एंट्री करेंगे? लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट विद 20,000 and two purchases account. Is this visible what I am writing? Yes sir. Loss by fire account Yes. debit 20,000. ठीक है. टू गुड्स डिस्ट्रॉय हुए हैं तो टू परचेजेस अकाउंट 20,000. ठीक है. अगर जीएसटी भी था इन गुड्स पे, लेट अस से देयर वाज अ जीएसटी ऑफ 5%, तो हम क्या करेंगे? टू इनपुट आईजीएसटी, लेट अस से इंटरस्टेट था, तो टू इनपुट आईजीएसटी अकाउंट 5% कितना हुआ 20,000 का? 1,000. 1,000.
ठीक है, तो हमारा लॉस कितना हो गया 21,000। लॉस हो गया 21,000। क्लियर? Yes, sir. यहां तक क्लियर? अब कई बार हमने गुड्स की या एसेट की इंश्योरेंस करवाई होती है और जनरली करवाई होती है। इंश्योरेंस का क्या मतलब होता है? हम हर साल इंश्योरेंस कंपनी को एक फिक्स्ड अमाउंट प्रीमियम का देते हैं, ठीक है, विच इज अ स्मॉल अमाउंट कंपेयर टू द वैल्यू ऑफ एसेट या गुड्स जिसकी हम इंश्योरेंस करा रहे हैं। सपोज हमने 1 लाख रुपए की गुड्स की इंश्योरेंस करवा रखी है और उसके लिए एनुअली लेटर से हम 1,000 रुपीज इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम पे करते हैं। तो इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट क्या होता है? बिजनेस स्टडीज में पढ़ लिया आपने अभी या नहीं इंश्योरेंस? नहीं सर, डिटेल में नहीं पढ़ा। ओके, तो मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। जैसे 1 लाख के गुड्स हमने इंश्योर करवाए, 1,000 का हम प्रीमियम हर साल दे रहे हैं। सो व्हाट हैपेंस इज, अगर गुड्स का कोई नुकसान नहीं होता तो हमारे वो 1,000 रुपीज एक्सपेंस हो गया, वो वापस नहीं मिलने वाले हमें। तो वो हर साल हम देते रहेंगे 1,000 हर साल देते रहेंगे। लेकिन अगर कभी गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए, जैसे इस केस में 21,000 का लॉस हो गया हमारा गुड्स का, तो ये अमाउंट हमें इंश्योरेंस कंपनी पे कर देगी। अब इंश्योरेंस कंपनी 1,000 के बदले में 1 लाख तक का अमाउंट क्यों पे करने को तैयार है? बिकॉज वो इंश्योरेंस करते हैं बहुत सारे लोगों की, हजारों लाखों ट्रेडर्स ने उनसे इंश्योरेंस करवाई होगी, मे बी करोड़ों करोड़ों ने करवाई होगी, लेकिन उन्हें पता है कि सबका तो नुकसान नहीं होने वाला। तो वो स्टेटिस्टिक्स के बेसिस पर कैलकुलेट करके रखते हैं, पहले से एस्टिमेट करके रखते हैं कि सपोज 4-5 लोगों का लॉस हो भी गया तो लेट अस से 5 लाख रुपए देने पड़ गए। लेकिन लाखों लोगों से 1,000 रुपीज लेट अस से उन्होंने लिए हैं, तो उनके पास 15-20 लाख रुपए आए हुए हैं और लॉस में किसी साल देने, हर साल उनके पास 15-20 लाख आ रहे हैं। लॉस जिन लोगों का हो जाता है उसमें लेट अस से उन्हें 10-12 लाख देने भी पड़ जाते हैं, तो भी उनके पास कुछ अमाउंट बचता है, दैट इज देयर प्रॉफिट। अगर बाई चांस किसी साल ऐसा हो गया कि अमाउंट पे उन्हें ज्यादा करना पड़ गया, लॉसेस ज्यादा हो गए और उनके पास प्रीमियम टोटल उतना नहीं आया हुआ था, तो इंश्योरेंस कंपनी का नुकसान हो जाएगा फिर। लेकिन जनरली ऐसा नहीं होता। क्लियर? यस सर। इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो सपोज ये गुड्स हमने अगर इसके आगे क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ तो हम इतनी एंट्री करके छोड़ देंगे बस। लेकिन सपोज क्वेश्चन हमें आगे बताता है कि दीज गुड्स वर इंश्योर्ड। अब इंश्योर्ड थे तो प्रोसीजर क्या होता है? द ट्रेडर विल फाइल अ क्लेम विद द इंश्योरेंस कंपनी। वो इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्म करेंगे कि भाई हमारे इतना लॉस हो गया है, तो आप हमें ये पैसे क्लेम दो। इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ उनके कहने पे क्लेम नहीं दे देगी, दे विल सेंड देयर एम्प्लॉय टू एसेस द लॉस। वो पहले इन्वेस्टिगेट करेंगे कि कहीं आपने जानबूझ के नुकसान तो नहीं किया, उस केस में क्लेम नहीं मिलेगा। फिर वो ये देखेंगे कि लॉस हुआ कितना है, आप जितना कह रहे हो उतना ही है या उनके हिसाब से वैल्यू कुछ अलग है। इफ दे एग्री दैट 21,000 का लॉस है तो वो 21,000 पूरा आपका क्लेम एक्सेप्ट कर लेंगे और पे कर देंगे। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि इंश्योरेंस कंपनी ने जो वैल्यूअर अपॉइंट किया, उसने जब लॉस को एसेस किया तो उसे लगा कि नहीं, लॉस 21,000 नहीं है, उनके अकॉर्डिंगली तो लॉस लेट अस से 19,000 का है, तो वो कहेंगे हम 19,000 का क्लेम एक्सेप्ट कर रहे हैं। यहां तक बात क्लियर हुई? यस सर। सपोज अब क्वेश्चन कहता है दैट इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्ट्स अ क्लेम ऑफ रुपीज 19,000। तो अब हम एंट्री करेंगे इंश्योरेंस कंपनी का जो भी नाम दिया होगा, लेट अस से ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी। तो ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी डेबिट 19,000। क्यों डेबिट कर रहे हैं? क्योंकि वो हमारे डेटर हो गए इतने अमाउंट के, अब हमने उनसे इतना अमाउंट लेना है, ठीक है, टू लॉस बाय फायर अकाउंट। अगर ये इंश्योरेंस क्लेम नहीं दे रखा होता हमें तो पूरा का पूरा लॉस फर्म को बियर करना था, तो पूरा 21,000 ईयर के एंड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लॉस शो हो जाता। अब क्या हुआ?
लॉस बाय फायर हमारा 19,000 तो कम हो गया इस एंट्री से, तो हमने उसे क्रेडिट कर दिया। अब लॉस बाय फायर अकाउंट में कितना बैलेंस रह गया? 2000। 2000। ये ईयर के एंड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो कर दिया जाएगा। वो फर्म बियर कर रही है लॉस। यहां तक क्लियर? यस सर। क्लेम एक्सेप्ट करने के कुछ दिन बाद इंश्योरेंस कंपनी उसकी पेमेंट कर देती है। इसीलिए हम दो अलग अलग एंट्रीज करते हैं, क्लेम एक्सेप्ट की और पेमेंट की। इमीडिएटली एक्सेप्ट करते ही वो पेमेंट नहीं करते, पहले वो क्लेम एक्सेप्ट करते हैं, इन्फॉर्म करते हैं। फिर जब हम कहते हैं ओके आप जो एक्सेप्ट कर रहे हो इट इज एक्सेप्टेबल टू अस, पे कर दो, तो उसके फिर 2-4 दिन के बाद या कुछ दिन के बाद वो पेमेंट करते हैं। उस टाइम एंट्री क्या हो जाएगी? पैसे हमें मिल गए तो बैंक अकाउंट डेबिट, 19,000 किससे मिले? टू ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी। इससे क्या होगा? अब ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी का अकाउंट हमारी बुक्स में क्लोज हो जाएगा। पहले डेबिट था, अब क्रेडिट हो गया, और बैंक में 19,000 रुपीज आ गए। यहां तक क्लियर? यस सर। अगर हमें सिर्फ क्लेम तक की इंफॉर्मेशन दे रखी है क्वेश्चन में तो हम सेकंड एंट्री तक ही छोड़ देंगे। अगर अमाउंट रिसीव्ड का भी दे रखा है, पेमेंट भी लिखा हुआ है, तो हम ये थर्ड एंट्री भी करेंगे। ठीक है? और बचा हुआ 2000 का लॉस बाय फायर जो रह गया वो ईयर के एंड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा। क्लियर? ओके सर। अगर हमें, अगर जो इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एक्सेप्ट किया है, अगर हम उससे एग्री नहीं करते तो फिर हम उसकी आगे कंप्लेंट कर सकते हैं, कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं। वो फिर एक लंबा प्रोसीजर है। इंश्योरेंस कंपनी और इंश्योर्ड के बीच में फिर वो केस चलेगा। उसका जो भी कोर्ट डिसाइड करेगा फिर उस हिसाब से डिसीजन माना जाएगा कि कितना क्लेम पे करना है कंपनी ने। क्लियर? यस सर। सर तो अगर जैसे कोर्ट के डिसीजन के बाद वो बाद में हमें पे करते हैं तो उसके लिए अलग एंट्री बनानी पड़ती है? एंट्री यही बनेगी जो पेमेंट, जो क्लेम एक्सेप्टेंस की एंट्री है, ये जितना हमें क्लेम एक्सेप्टेंस दिया होगा वो एंट्री उस अमाउंट से आएगी। पेमेंट की एंट्री उसी अमाउंट से आएगी जितना क्लेम एक्सेप्ट हुआ है, या अलग दे दिया हमें कि पे कुछ और हुआ है तो पेमेंट एंट्री में उतना अमाउंट आ जाएगा। ठीक है? एनी डाउट अप टू हियर? सर। Okay, so we stop here for today. If anyone has any doubt, you can click on raise hand. डाउट पूछना था, मतलब पहले का। हाँ, एक मिनट, ये एंट्रीज लिख ली हैं आपने? पहले नहीं लिखी हैं तो ये लिख लो पहले। लॉस बाय रीजन डेबिट टू परचेजेस ऑब्लिक एसेट अकाउंट टू इनपुट जीएसटी अकाउंट, पहली एंट्री। फिर अगर क्लेम भी दे रखा है हमें तो इंश्योरेंस कंपनी डेबिट टू लॉस बाय रीजन अकाउंट, क्लेम एक्सेप्टेड। और जब पैसे मिल गए तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी, क्लेम रिसीव्ड। रिटर्न? यस सर। हाँ, आप पूछो, क्या पूछ रही थी? सर वो होमवर्क पार्ट्स में, सर दो पार्ट्स में सीरियल नंबर की जगह, मतलब डेट की जगह ए पार्ट बी पार्ट करके ट्रांजैक्शंस दी हुई थी। तो सर डेट में हम 1 2 3 4 ये डालेंगे या फिर जैसे आपको क्वेश्चन में दिया है वैसे डाल दो। 1 2 3 4 दिया है तो वो डाल दो, ABCD दिया है तो वो डाल दो। ओके सर। तो Okay. डेट की जगह सीरियल नंबर आ जाएगा? नहीं नहीं, ऊपर हेडिंग डेट ही रहेगी। फॉर्मेट में ऊपर हेडिंग डेट ही रहेगी, अंदर आप वो लिख दोगे जो आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में। ओके सर। यस मेहुल? Sir, I have a doubt in vouchers chapter. बोलो जल्दी। सर हमें डेबिट वाउचर में रेवेन्यू स्टैम्प बनाना है कि नहीं? नॉट नेसेसरी, नॉट नेसेसरी। ओके सर। ठीक है, और कोई डाउट एनीवन? ओके, थैंक यू देन। थैंक यू सर।